Okay, exam strategy, my dear friends. First, a suggestion for you. I would strongly recommend you to solve all the practical questions which we solved in the classroom once again independently. ये आपने कर लिया तो you are through. Please solve the homework questions independently on your own if you have not done it earlier. Complete your notebook if it is incomplete due to any reason. And take care to read the theory also. इसमें से questions आते हैं for each chapter if time permits. And if everything is over, then pay attention to other subjects also. सभी clear करना है. हमारे लिए feedback. I believe in the principle which says that there is always a scope for improvement. Hence, there is a process of feedback to know from you our areas of strength and weaknesses. I request you to find some time to offer your valuable and sincere feedback. Valuable and sincere feedback. Time pass नहीं. To me through an email. ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है और आपको पता हो तो ये नोट्स में इंडेक्स पेज के बैक साइड में आपको पहले दिन भी बताया था. इंडेक्स पेज के बैक साइड में बॉटम में ये ईमेल आईडी लिखा हुआ है. बैक साइड ऑफ इंडेक्स पेज बॉटम, राइट. दिस ईमेल आईडी इज रिटन. This is my personal email, so you can directly mail me your feedback. And if you are satisfied, then you should tell others, right? क्योंकि आपने खुद ने बहुत बड़ी डेयरिंग दिखाई to join this batch. If you are happy, you should tell others. If not, then you should tell us through feedback कि क्या problem था. Now, quick revision before the exam. एग्जाम के पहले क्विक रिवीजन तो करना पड़ेगा आपको. Friends, I have prepared quick revision video lectures of all the chapters for you. Quick revision के लिए जो कम समय में हो सके, quickly concepts. These video lectures are uploaded on our YouTube channel for free viewing by any student. कोई भी देख सकता है, कितनी भी बार देख सकता है. YouTube चैनल आप ये टाइप करेंगे नाम CA राकेश अग्रवाल पुणे तो आ जाएगा, खुल जाएगा वो चैनल. और आपने अपना ऐप डाउनलोड किया होगा तो उसके थ्रू भी कनेक्शन जा सकता है. वहां पर यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट ऑप्शन. वो चैनल यदि खुल जाए तो प्लेलिस्ट ऑप्शन में यू कैन सिलेक्ट CA इंटर CA में क्विक रिवीजन गाइड. तो प्लेलिस्ट रह जाएगी. वो प्लेलिस्ट में सब लेक्चर्स है, एक चैप्टर पे एक चैप्टर पे एक, हर एक चैप्टर पे एक लेक्चर है. सिर्फ एक बात बता दूं, ये जो क्विक रिवीजन के लेक्चर्स हैं ये पहले के रिकॉर्डेड है. उसमें एक चैप्टर कवर्ड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो अब सिलेबस से हटा दिया है. तो आप क्विक रिवीजन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाला जो लेक्चर है वो मत देखना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर अब आपके सिलेबस से चला गया है और बाकी सब चैप्टर एज इट इज है. तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर पहले के हैं तो सबके सब काम के हैं, सिर्फ उसमें से एक लेक्चर हटा देना है, देखना नहीं. कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्योंकि वो सिलेबस से निकल गया. बाकी सब आप देख सकते, कितनी भी बार देख सकते. एग्जाम के पहले काम में आएगा आपको रिवाइज करने के लिए. And I will put this lecture also, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, this lecture of exam strategy also on my YouTube channel so that you can watch it later also whenever you like. आपको ऐसा लगे कि ये लेक्चर एग्जाम के पहले एक बार और देख लेना है या किसी फ्रेंड को बोलना है कि तू भी देख ले भाई, काम की चीज थी इसमें, ऐसा लगे तो, काम का लगे तो ये भी लेक्चर में अभी आज जो रिकॉर्ड हो रहा है ये बाद में अपलोड कर दूंगा, तो यू कैन व्यू इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स. नाउ वी कम टू दिस मेन एरिया, हाउ टू फेस द एग्जाम. This is the most common question which is asked to me by many students, and I will deal with it in detail now. How to face the exam. My talk is based on my experiences and experiments. It may help majority of you. अब ये बोल्ड में क्यों रखा है? मेरा खुद का जो CA एग्जाम का एक्सपीरियंस रहा है, ICWA ने कॉस्ट अकाउंटेंसी का भी एग्जाम दिया है, जो भी, वो मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा. मैं किसी बुक में लिखी हुई चीजें आपसे डिस्कस नहीं करूंगा. आई एम शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंसेस एंड सम एक्सपेरिमेंट्स व्हिच आई कंडक्टेड लेटर ऑन, राइट. माय वाइफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय यंगर ब्रदर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. उन पे भी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं मैं मेरी टेक्निक्स के, और स्टूडेंट्स पे भी कर चुका हूं इन द पास्ट, राइट. एक्सपेरिमेंट्स है, मैंने उनको सजेशन दिया ऐसा करो ऐसा मत करो. तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हुए सक्सेसफुल और मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस, उससे मैं कुछ आपसे शेयर करने वाला हूं, राइट. कहीं की लिखी हुई बातें नहीं है. इसमें से आपको जो अच्छी लगे वो इंप्लीमेंट करना.
जो आपको लगे कि ये तो सर फालतू बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ऐसा लग सकता है। 10 चीजें बताई, उसमें से 2 आपके समझ में नहीं आई, आपको ठीक नहीं लगी, छोड़ देना बिंदास। जो अच्छा लगे लेकिन वो इंप्लीमेंट कर देना। आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन वॉचिंग अ मूवी डे बिफोर द एग्जाम, नॉट आफ्टर द एग्जाम। ये मुझे देख के आपको लगेगा नहीं कि ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स वॉचिंग अ मूवी डे बिफोर द एग्जाम, नॉट आफ्टर द एग्जाम, एंड आई हैड डन इट। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सीए फाइनल जिस एग्जाम को एक स्ट्रोक में क्लियर किया, ऑल इंडिया रैंक में था, उसके एक दिन पहले, एग्जाम चालू होने के एक दिन पहले, मैं इधर एक अलका थिएटर है पुणे में, इंग्लिश मूवी लगती थी उस जमाने में, अर्नोल्ड की मूवी थी, उधर था। और मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते थे ये पागल है, ये खुद तो मरेगा, साथ में 8-10 लोगों को लेके और मरेगा। सीए एग्जाम के पहले दोनों ग्रुप देना है, कोई मूवी को जाता है क्या? नहीं, ये आदमी पागल है। अब दोस्तों ये मैं कर चुका हूं एक्चुअली, राइट, आई एम नॉट ब्लफिंग। लेकिन इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि एक दिन पहले पिक्चर जाने से दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर होते और मेरिट में आया जाता है। ये उसका मीनिंग नहीं था कि पिक्चर देखने से क्लियर हुआ, नहीं। इसमें जो इनहेरेंट मीनिंग है, छुपा हुआ मीनिंग है, वो ये है, यू शुड बी दैट मच कंफर्टेबल और you should be in a position that you can afford to watch a movie day before the exam. उस लेवल पे आपने पहुंचना है। That level of comfort, that level of coolness you should have achieved a day before the exam, ये मीनिंग उसमें इंक्लूडेड है। हाँ, मैंने जरूर देखा था पिक्चर, मेरे ब्रदर ने भी देखा था, राइट, वो अलग बात है। लेकिन उससे वो मूवी देखने से कोई पास नहीं होता है दोस्तों। उसके पीछे क्या मेहनत थी, उसके पीछे क्या प्लानिंग थी, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इसलिए मैंने बोला था, वॉट एवर यू लाइक फ्रॉम माई डिस्कशन यू मे इंप्लीमेंट इट। अच्छा लगे तो इंप्लीमेंट करना, रेस्ट यू मे इग्नोर, क्योंकि ये सेंटेंस ही सूट नहीं होगा किसी को भी। कोई भी बोलेगा ये मरवाने का धंधा है, ये हमको फेल कराने का धंधा है, तो पर्पस वो नहीं था। पर्पस उसके पीछे प्लानिंग थी, जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स विथ यू नाउ। I will divide this discussion in 3 parts. पूरे डिस्कशन को 3 पार्ट में बांटूंगा मैं। एक, what to do before the exam, what to do during the exam, and what to do after the exam also. आप सोच सकते हैं इसके बारे में बोलने की क्या जरूरत है, वो भी बात करेंगे हम। what to do after the exam, एक एक करके चलेंगे। what to do before the exam, बिफोर द एग्जाम, वो ऑलरेडी आप कर रहे हो, वैसे मेरे सामने बैठे हो, यानी फिनिश द कोचिंग और सेल्फ स्टडी विद इन फर्स्ट 6 months। जनरली फाउंडेशन एग्जाम पास करने के बाद और आपका इंटरमीडिएट का जो फर्स्ट अटेम्प्ट आता है, इसके बीच में आपको टाइम मिलता है 9 months का। वो 9 months का प्लानिंग दे रहा हूं मैं आपको। 9 months को मैंने 6 months, 2 months और 1 month ऐसा डिवाइड किया है। अभी आपको बता रहा हूं पहले 6 महीने में क्या करना है, फिर 2 महीने और फिर लास्ट का 1 month। जनरली द गैप इज 9 months, उसका प्लानिंग। दोस्तों आज बैच हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत प्लानिंग था दोस्तों, ऐसे नहीं होता है, राइट। सो आई एम अ पर्सन हु मेक्स द प्लान। मैंने सब्जेक्ट से सीखा है बहुत कुछ, ये सब्जेक्ट ने बहुत सिखाया लाइफ में। जो बजट बनाते, मैं भी लाइफ में अपने टाइम टेबल बना के, बजट बना के, प्लान करके और उस पर चलता हूं। एंड आई सी टू इट कि 90% ऑफ द things which are planned are executed। ये सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा था, I have lived the subject of costing। वही प्लान आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो फर्स्ट 6 months will go either for coaching, जिन लोगों ने कोचिंग लगाई है, जिन लोगों ने कोचिंग नहीं लगाई या कुछ सब्जेक्ट की लगाई, कुछ की नहीं लगाई, दे कैन डू सेल्फ स्टडी। वॉट एवर आपका जो भी डिसीजन है, आइदर कोचिंग और सेल्फ स्टडी, ये दोनों ग्रुप का काम खत्म हो जाना चाहिए इन फर्स्ट 6 months में। एंड हैव फेथ इन द फैकल्टी विच यू हैव चोजन। फैकल्टी या सेल्फ स्टडी करेंगे तो ऑथर, जिस ऑथर की किताब से पढ़ रहे हैं या इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट पे विश्वास रखो, बिकॉज फेथ अलोन वर्क्स, लैक ऑफ फेथ लीड्स टू मोर कंफ्यूजन एंड एंजाइटी। और ये आज के जमाने का यंगस्टर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप कोचिंग क्लास एक ही लगाएंगे, ज्वाइन एक ही करेंगे,
और उस पर विश्वास नहीं है, आपको लग रहा है बी जगह ज्यादा अच्छा कोचिंग हो रहा है या सी जगह ज्यादा अच्छा काम हो रहा है, ये प्रॉब्लम है आज। क्योंकि और सोशल मीडिया में और लोग बोलने वाले और फीडबैक देने वाले हैं। दोस्तों 100% परफेक्ट तो इस दुनिया में प्रभु राम भी नहीं थे, तो हम कहां से हो सकते? 100% परफेक्ट कोई नहीं है। अब आपने इतना सर्वे करके सोच के किसी ऑथर की या तो बुक चुनी सेल्फ स्टडी के लिए या कोचिंग के लिए किसी फैकल्टी को चुना, बहुत सारा सर्वे करते हैं आप, बहुत लोग का फीडबैक लिखते हैं। अब एक बार वहां ज्वाइन किए हो ना, तो वहां पूरे मन से या दिल से पढ़ लो दोस्तों। जहां पर भी जो आपने सिलेक्ट किया, मैं बोल रहा हूं मेरे मर्जी से नहीं, वो आपने किया हुआ है, लेकिन जहां भी किया है वो सिलेक्शन, उसको पूरा 100% उस पर फेथ रखो, बिकॉज दैट फेथ वर्क्स। आप पढ़ेंगे ए जगह और विश्वास नहीं है उसके ऊपर, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, ज्वाइन करने के पहले आप सब कुछ कर लो, सब सर्वे कर लो ना, मैं कहा नहीं बोल रहा हूं, वो आपने किया भी है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद रोज डाउट मत रखो उस फैकल्टी पे या उस ऑथर पे जहां से आप पढ़ रहे हो, पूरे विश्वास के साथ पढ़ो। दोस्तों जो बोलते हैं भगवान के सामने लोग प्रार्थना करते रहती तो पत्थर की मूर्ति है दोस्तों, लेकिन लोगों का उसमें विश्वास रहता है, वो भावना रहती है उसकी कि ये मेरा कुछ कर पाएगा। वो पत्थर की मूर्ति ऐसे क्या कर सकती है, लेकिन वो विश्वास से प्रार्थना की जाती है और फिर चमत्कार होते, ऐसा बोलते लोग। तो वो फेथ काम करता है दोस्तों। आपका जो फेथ था उसमें वो इंपॉर्टेंट था, वो मूर्ति इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो फेथ इंपॉर्टेंट था। आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपको उस डॉक्टर पर विश्वास ही नहीं है, तो आप ठीक कैसे होंगे? तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आजकल मिसिंग है दोस्तों, इस पे जरा सोचना कभी जाके। एक स्टोरी आपको सुनाता हूं हनुमान और राम की, छोटी सी इमेजिनरी। हाँ, आपको ये तो पता है कि राम जी को लंका ले जाने के लिए वानर सेना ने ब्रिज बनाया था, तो उस पे से चल के वो सेना उस पार गई और फिर लड़ाई लड़ी रावण से। तो राम और हनुमान के बीच में कुछ बातें हो रही है। हनुमान ने एक बार राम से कहा, ये कोई एक्चुअल रामायण नहीं बोल रहा हूं, जस्ट समझाने के लिए पॉइंट। हनुमान ने राम से कहा, लुक माई फेथ, ये कौन बोल रहा है? हनुमान। किससे? राम से। माई फेथ इन यू इज मोर पावरफुल देन यू योरसेल्फ। Who is saying to whom? Hanuman is saying to Ram that look, my faith in you is more powerful than you yourself. राम ने बोला, मुझसे पावरफुल और कौन हो सकता है? राइट? Who is more powerful than me? और ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? My faith in you is more powerful than you yourself. तो राम ने बोला, how? Prove. राम ने बोला, how? Prove. तो हनुमान ने उनको बोला कि आपके नाम में हमको इतना विश्वास था कि मैंने आपका नाम चैंट किया और यहां से जंप किया और लंका पहुंच गया। मुझे आपके नाम में इतना विश्वास था कि आपका नाम जपा मैंने, जय श्री राम, और यहां से छलांग लगाई तो लंका पहुंच गया। आप करके दिखाओ, आपके लिए तो ब्रिज बनाया हमने। एनीवे, जोक्स अपार्ट, उसमें पॉइंट क्या था? व्हाट हनुमान सेड, माय फेथ इन यू इज मोर पावरफुल देन यू योरसेल्फ। मैं वो बोल रहा हूं, योर फेथ इन फैकल्टी इज मोर पावरफुल देन दैट फैकल्टी इटसेल्फ। वो पॉइंट बोलना था मुझे, क्योंकि फेथ ओनली वर्क्स, नथिंग एल्स विल वर्क। ये पॉइंट आज नहीं करेक्ट किया हो तो इसके फ्यूचर में करेक्ट करना दोस्तों। जो भी काम आप लाइफ में करो, नहीं तो कोई भी काम करेंगे और उसमें आपके मन में डाउट ही रहेगा या उस चीज पे, उस व्यक्ति पे विश्वास नहीं रहेगा, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। छोटी सी बात थी लेकिन बहुत काम की थी दोस्त। नाउ प्रिपेयर दी समरी नोट्स ऑफ थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स व्हाइल डूइंग आइदर फर्स्ट रीडिंग यानी फर्स्ट टाइम स्टडी या एट द टाइम ऑफ रिवीजन। मैं आपको पहले दिन बोलने वाला था कि समरी नोट्स बनाओ पहले लेक्चर में, लेकिन मुझे पता था आपका टाइम टेबल इतना टाइट बना हुआ है और जिसमें हम होमवर्क देने वाले आपसे वो काम होने वाला नहीं है, तो आप इसको रिवीजन के समय करना जो नेक्स्ट 2 मंथ्स में। वैसे तो ये काम होना चाहिए फर्स्ट टाइम जब स्टडी करते हैं ना, यानी क्लासेस के थ्रू या सेल्फ स्टडी के थ्रू। यानी क्या, तो हमको स्कूल में या जूनियर कॉलेज में एक प्रेसी राइटिंग नाम की एक चीज होती थी इंग्लिश में, यानी बड़ी स्टोरी को शॉर्ट में करके समरी फॉर्म में लिखना, पॉइंट्स फॉर्म में, प्रेसी राइटिंग। वैसा आपने थियरी सब्जेक्ट को जब भी आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, तब उसको पॉइंट्स फॉर्म में लिख के निकालना है।
और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहा तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सीडेंट स्पॉट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो एक के नीचे एक चैप्टर वाइज लिखते जाना है, यानी हर चैप्टर की एक ब्रीफ समरी बनाना है। इसको यदि हिंदी में बोलूं तो छाछ बिलोकर मक्खन मक्खन निकाल के रख लेना है। पूरे सब्जेक्ट को बिलोकर मक्खन निकाल के रखना, हिंदी समझ में आती है ना? उसको बोलते हैं समरी नोट्स बनाना। क्रीम निकाल के रख लेना आपकी एक अलग नोटबुक में, खुद के हाथ से करना, ये दूसरे की बनी हुई काम में नहीं आएगी, क्योंकि आप पढ़ोगे केयरफुली, सोचोगे और उसको क्रिस्प फॉर्म में, आपके हैंड राइटिंग में, आपकी सोच से उसको पॉइंट्स फॉर्म में लिखोगे, तो दोस्तों बाद में रिवीजन के लिए एग्जाम के पहले ना पूरा फिर से पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। इतना टाइम है क्या किसी के पास? वो नोट्स यदि आपके हाथ की बनी होगी ना, समरी नोट्स, तो वो पढ़ोगे तो पूरा रिकॉल होता है, क्योंकि वो आपने बनाई हुई है, पढ़ के, केयरफुली पढ़ के, और समय कम रहेगा। और दोस्तों पॉइंट्स ही तो ध्यान रखना है एग्जाम में आंसर डेवलप करने के लिए, एक्सीडेंट स्पॉट्स ध्यान रखना है। तो थ्योरी सब्जेक्ट की भी बनती है पॉइंट्स फॉर्म में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की भी बनती है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एक्सीडेंट स्पॉट्स या उसके इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स बना के रखना, खुद की समरी नोट्स, पहली बार पढ़ाई करते समय या रिवीजन करते समय, कभी तो भी। काम मुश्किल है, लेकिन ये काम कर दिया ना तो बाद में बहुत टाइम बचेगा। अब आप बोलेंगे मैं एग्जाम के पहले ये पूरी हमारे 3 वॉल्यूम सॉल्व कर दूं एग्जाम के एक दिन पहले, पॉसिबल है? या इसमें की पूरी थ्योरी पढ़ना एक दिन में पॉसिबल है? और जो काम 3.5 महीने में नहीं हुआ वो क्या कर लेंगे आप एक दिन में, और कितना समझ में आएगा दोस्त? पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको मक्खन निकालना पड़ेगा ना, तो मक्खन निकाल के रखोगे तो बाद में कृष्ण कन्हैया बन के मक्खन खा पाओगे, लेकिन उसके लिए पहले छाछ बिलोनी पड़ेंगे आपको। अब अगले 2 महीने में, ये पहले 6 महीने की बात की, डू द रिवीजन इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ्स यानी अराउंड 8 वीक्स। पेपर आपके 6 हैं अब, लेकिन सब्जेक्ट ज्यादा है। जैसे ग्रुप 2 में एफएम एसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 2 सब्जेक्ट मिला के एक पेपर है, ऐसा। तो 2 महीने यानी अप्रोक्सीमेटली 1 वीक पर सब्जेक्ट बोल रहा हूं। सब्जेक्ट कुड बी 8, 9, 10 जो भी आपके सब्जेक्ट है। ये काय के लिए? रिवीजन के लिए। तो 6 महीने गए आपके फर्स्ट टाइम कोचिंग में, 2 महीने गए रिवीजन में। मैं दोनों ग्रुप की तैयारी की बात कर रहा हूं, एक ग्रुप की नहीं, दोनों ग्रुप की। अप्रोक्सीमेटली 1 वीक मिलेगा आपको। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर हो रहा हूंगा, तो 2 वीक में 2 सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो हर दिन आधा टाइम एक सब्जेक्ट को दे दो, एक थ्योरी ले लो, एक प्रैक्टिकल ले लो, यानी एक दिन में 2 सब्जेक्ट रिवाइज करो, तो आपको टोटल टाइम कितना मिल गया? 2 वीक्स, 1 पर वीक अप्रोक्सीमेटली। तो 2 वीक्स में आधा आधा करके रिवाइज कर दो। भाई अभी बोर हो रहा है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाओ, फिर थ्योरी पे जाओ दिन के कुछ समय, ऐसा भी कर सकते हैं। यू कैन मिक्स 2 और मोर सब्जेक्ट्स, या डू 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, जैसा आपको ठीक लगे, एज पर योर कंफर्ट। रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों, आपको पता है भूल जाते, आप क्या, मैं भी भूल जाऊंगा, राइट? तो रिवीजन सबके लिए जरूरी है। एंड इन द लास्ट 1 मंथ, जो लास्ट का 1 महीना बचा, 6 मंथ्स 2 मंथ्स हो गए 9 मंथ्स में से, लास्ट 1 मंथ इज फॉर सेल्फ टेस्टिंग। सेल्फ टेस्टिंग पे जाने के पहले आपकी पढ़ाई हो गई है एक बार की पूरी, और रिवीजन हो चुका है। अब आप सेल्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? आइदर यू कैन ज्वाइन द पेड टेस्ट सीरीज, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पेड टेस्ट सीरीज कंडक्ट करती हैं, और यू कैन अपीयर फॉर ICAI मॉक टेस्ट। इंस्टीट्यूट की भी मॉक टेस्ट होती है ब्रांचेस में, और वो भी पॉसिबल नहीं हुआ तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का, घर पे टाइम क्लॉक सेट करने का, 3 घंटे का अलार्म लगाने का, और एक बार में पेपर लिखने का, बाद में फिर से इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करने का, मॉक टेस्ट का, उससे चेक करने का, या ब्रांच में चले जाने का, इंस्टीट्यूट की, वहां ज्वाइन कर लेने की एक्चुअल, या पेड कोचिंग क्लासेस की, कोई भी। वो सेल्फ टेस्टिंग जरूरी है, आप खुद होके करो, दूसरे से करवा के लो, कैसा भी करो, राइट? और सॉल्व द क्वेश्चन पेपर्स एट होम इन अ टाइम बाउंड मैनर, एज इफ यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम। यानी आपकी जो मेन एग्जाम है वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। यानी एग्जाम को गए पहली बार ही वो एक्सपीरियंस लिया, और वो 3 घंटे में कैसे लिखते हैं? अरे वो जो भी पता चलना है कि वो होता कि नहीं अपने से, वो पहले पता चलना चाहिए। अब ये यदि आप करेंगे सेल्फ टेस्टिंग यानी मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर प्रिपरेशन लेवल। आप कितने पानी में हो आपको पता चलेगा दोस्तों। दैट इज टू डू द ओन वेरिएंस एनालिसिस। आप खुद का वेरिएंस एनालिसिस कर रहे हैं, कहां कम पढ़ रहे हैं हम, कहां बराबर जा रहे हैं। और ये वेरिएंस एनालिसिस होगा तो आपको पता चलेगा गलतियां कहां हो रही, कहां कम पढ़ रहे हैं, तो यू कैन टेक अ करेक्टिव एक्शन। अभी मेन एग्जाम को टाइम है, अभी आपको पता चलेगा। जैसे मेरी स्पीड राइटिंग की थोड़ी कम थी, मैं ICAI की बात कर रहा हूं,
और उधर उस जमाने में 20 मार्क्स के बड़े बड़े 5 क्वेश्चन आते थे 100 मार्क्स के लिए, बहुत बड़े क्वेश्चन रहते थे वो। और बड़े क्वेश्चन रहने से उसको पढ़ना, समझना, उसका आंसर डेवलप करना मैंने बहुत बार ट्राई किया। 3 घंटे में घर पे नहीं हुआ, 4 क्वेश्चन होते थे या कभी कभी 4.25 क्वेश्चन, यानी 5 पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। अभी मैंने प्रैक्टिस करके देख लिया, अच्छा जल्दबाजी करूंगा तो कुछ गलतियां होंगी और क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े, तो मैं माइंडसेट से गया था एग्जाम हॉल में कि मुझे 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी मैंने डिसाइड कर लिया था। तो मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ाऊंगा दोस्तों जो मुझे नहीं आता था या सबसे डिफिकल्ट था, लेकिन जो 4 किए वो अच्छे से किए। मैंने उसका लोड लिया ही नहीं 5वें क्वेश्चन का, सिर्फ पहले ही जाके ये डिसाइड कर लिया ये वाला क्वेश्चन अपने को सॉल्व नहीं करना है और ये 4 करना है। मैं आईसीडब्ल्यू की बात बता रहा हूं जहां 20 मार्क्स के फाइनल लेवल पे आते थे बड़े क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 20 मार्क का। तो ये पहले पता चल चुका था, क्यों? घर पे प्रैक्टिस करते समय। तो अपनी जो भी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस है वो आपको पहले ही पता रहेगी, और यदि कोई करेक्शन करना हो तो अभी भी कर सकते हैं। अरे यहां कम पढ़ता मैं, ये चैप्टर या ये मैंने नहीं पढ़ा था, ये नहीं समझ में आया, एक बार और कर लो, वो आप अभी कर सकते हैं। नहीं तो ये करने का मौका इंस्टीट्यूट कब देंगे आपको? 6 महीने बाद देंगे दोस्तों। तो व्हाई यू डू इट एट अ कॉस्ट ऑफ 6 मंथ्स ना, पहले कर लो ना, घर पे एक बार ट्रायल तो कर लो, बोलते हैं ट्रायल बॉल, तो ट्रायल घर पे कर लो ना विदाउट कॉस्ट, वो बोल रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Now putting yourself under exam condition before the actual exam is very important. इसका बेनिफिट बहुत है दोस्तों, नहीं तो योर मई या नवंबर विल बी योर फर्स्ट ट्रायल। डोंट डू दैट, डू इट एट होम। जितनी बार कर सके अलग अलग सब्जेक्ट की और ट्रायल घर पे कर लो प्लीज। नाउ वी मूव ड्यूरिंग द एग्जाम, ये तो बिफोर द एग्जाम की तैयारी हो गई। 9 मंथ्स का आपको दे दिया प्लानिंग, 6 + 2 + 1, ये बिफोर द एग्जाम। अब हम ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के पीरियड में क्या करना उसकी बात करेंगे। इफ यू हैव डन रेगुलर कोचिंग, रिवीजन एंड सेल्फ टेस्टिंग, देन यू आर रेडी टू गो फॉर अ मूवी डे बिफोर द एग्जाम। ये कर लिया होगा तो आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रहेंगे क्या दोस्तों? बोलो मुझे। हाँ, ये हो नहीं पाता, ये अलग बात है, या इतना पूरा नहीं हो पाता जितना प्लान किया था, लेकिन ये यदि हो जाए तो ये बात पक्की है दैट यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू गो फॉर अ मूवी, वेदर यू गो इट और नॉट, डू इट और नॉट इज इमटेरियल। हम भी हॉस्टल में थे, मदर आई थी हमारे एग्जाम के पहले, तो मदर ने फादर को क्या रिपोर्टिंग किया होगा, उन्होंने हमारे एग्जाम के पहले का बिहेवियर देखा मेरा, मेरे ब्रदर का, तो एग्जाम के समय पढ़ते ही नहीं बोले, तो फादर को बोल देते पक्का फेल होने वाले, क्योंकि उन्होंने हमने उसके पहले क्या किया था ये नहीं देखा था। उन्होंने वो ड्यूरिंग द एग्जाम उतने पीरियड के लिए आए हमारे कंफर्ट के लिए, तो उसमें देखा कि ये तो पढ़ते ही नहीं, पास कैसे होंगे। और तो क्या सब पढ़ाई एग्जाम के एक दिन पहले की जाती है क्या दोस्तों? तो फिर इतने दिन क्या कर रहे थे आप? फिर मैं यदि वो गलत शब्द है लेकिन बोलूं कि 9 महीने झक मारी आपने और अभी लास्ट डे को ही सब पढ़ना है आपको पूरा, 9 महीने तो कुछ किया नहीं और अब एग्जाम के एक दिन पहले ही सब कुछ पढ़ के निकालना है, ये कौन सा तरीका है भाई? मुझे तो नहीं समझा ये कौन सा तरीका है। उस दिन कूल रहो, कंफर्टेबल रहो। उस दिन यदि इतना बोझा ले लिया जैसे आप पहाड़ उठा रहे हो तो प्रेशर में गलतियां होंगी दोस्तों, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। यदि आप बहुत प्रेशर में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, तो एग्जाम पेपर सब कुछ आके भी नहीं लिख पाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम्पल था। हमारे हॉस्टल में एक लड़का था कुमार पुजारा नाम का, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं आपको, मैथ्स का मास्टर, यानी मैथ्स की डिफिकल्टी मुझसे पूछते थे, और वो इंटरमीडिएट में एक मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का पेपर हुआ करता था जो उसका यानी पेट पेपर, यानी उसके बाएं हाथ का काम। कैन यू बिलीव, वो एग्जाम हॉल में से जब उठ के चला गया बिफोर टाइम, तो हमको सबको आश्चर्य लगा कि गया कैसे, शायद इसका जल्दी कंप्लीट हो गया होगा, हमको तो ऐसा लगा। और हम जब पेपर खत्म होने के बाद हॉस्टल पहुंचे तो रो रहा था वो पेपर छोड़ के चला गया था। हमने उससे पूछा कुमार तेरा पेपर था आज तो, और तू रो रहा है, क्या हो गया? बोले मैं क्लास में ब्लैंक हो गया, बोले मेरे को कुछ भी नहीं समझा, पेपर हाथ में लेने के बाद मैं ब्लैंक हो गया, अंधेरा। वो इतना रोया वो, क्यों? तो वो जो प्रेशर था उसके ऊपर कि मुझे 100% मार्क्स चाहिए जो भी होगा, वो लोड ने उसको काम नहीं करने दिया, उसका माइंड ब्लॉक कर डाला। तो एग्जाम के पहले ऐसे किस्से होते हैं, अगले अटेम्प्ट में निकल गया वो अलग बात है वो, लेकिन एक अटेम्प्ट चला गया उसका, ये सत्य घटना बोल रहा हूं मैं आपको। ओवर प्रेशर, क्योंकि आप वो पूरी पढ़ाई का प्रेशर उसी दिन, एक ही दिन आपका,
तो ये दिमाग काम करना बंद कर दे, क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं अब, और वो डिप्रेशन में और प्रेशर में काम नहीं होता। बहुत बार इंडियन क्रिकेट टीम के साथ ये होता है, हमारी टीम स्ट्रांग होने के बाद भी प्रेशर में नहीं खेल पाती और प्रेशर में गलतियां करके मैच गंवा देती। ये तो आपको पता ही है दोस्तों, वो प्रेशर को हैंडल करते आना चाहिए। तो यू शुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन माय डियर फ्रेंड्स। एग्जाम के पहले ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। तो जो पिक्चर जाने से मतलब था कि उस पोजीशन पे पहुंचना है, एग्जाम के पहले कूल एंड कंफर्टेबल लगना चाहिए। हमारे दोस्त लोग तो बोलते ही थे तो साला क्रिकेट मैच को जा रहा है ऐसा लग रहा है। हमको देख के क्या बोलते थे, एग्जाम को जा रहे थे, जाते ना एग्जाम हॉल पे सेंटर पे, बाकी भी दोस्त लोग जाते हैं, बोलते तो ऐसा लग रहा है क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ क्रिकेट मैच ही खेलने जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट की बॉलिंग है, हमारी बैटिंग है, परमानेंट इंस्टीट्यूट की बॉलिंग है, बाउंसर आने वाले पता है, सब पैड बीड लगा के हेलमेट लगा के तैयारी से जाओ, मैच ही है। मैंने कहा क्रिकेट मैच ही है, तो बोलते ही थे इससे दूर रहो। तो उन्होंने पहले की तैयारी नहीं देखी ना, पहले की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन नहीं देखा। वो क्या देख रहे हैं, एग्जाम के दिन कौन पढ़ रहा है, उससे सिंसियरिटी समझ में आती क्या। प्लीज विजिट द एग्जाम सेंटर अ डे बिफोर द एग्जाम, यदि वो सेंटर नया है आपके लिए तो, एंड अंडरस्टैंड द बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल, लाइक पार्किंग की जगह कहाँ है, टॉयलेट्स कहाँ है, आपके घर से वहां का ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना है। एक दिन पहले देख के आओ, यदि वो सेंटर आपको पता नहीं है तो की बात कर रहा हूं। अरे ये तो समझो यहां से वहां जाने को समय कितना लगता है, तो घर से कब निकलना पड़ेगा, उस रोड पे ट्रैफिक कितनी है, वहां लेके जाऊंगा मेरी टू व्हीलर तो पार्क कहां करूंगा, कहां पार्किंग है क्या नहीं है क्या, पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। 3 घंटे के बीच में यदि टॉयलेट जाना पड़ा, क्योंकि पानी की बोतल ले जाना है आपने, ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा सिप सिप पानी पीना है, कम पीना लेकिन पानी पीना हो, तो बॉडी हाइड्रेट रहेगी, डिहाइड्रेट नहीं होगी। बॉडी डिहाइड्रेट हो गई ना, वाटर कंटेंट कम हो गया तो आपका कंसंट्रेशन मिस हो जाएगा, पेपर नहीं लिख पाएंगे आप। पानी की बोतल साथ में ले जाना है। लेकिन वॉशरूम जाना पड़ा तो टॉयलेट ढूंढने कहां जाएंगे आप, उस कॉलेज में यदि वो नया है सेंटर, आपका कॉलेज नहीं है तो, आपका देखा हुआ कॉलेज नहीं है तो, मेरा कहने का मतलब तो एक दिन पहले सर्वे करके आओ दोस्तों। मैं यदि आईसीडब्ल्यू की बात बोलूं तो आईसीडब्ल्यू की एग्जाम हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में होती थी। वो इतना बड़ा कैंपस है, वो हॉल ही नहीं मिलता था वहां। मैंने ऐसे लोग देखे वो हॉल को ढूंढने में आधा घंटा चक्कर मार रहे गोल गोल गोल, मिला नहीं उनको हॉल, इतना बड़ा कैंपस है। एग्जाम का जो हॉल था वो इतने बड़े कैंपस में, तो ये एक दिन पहले जाके कर लेना है काम। यदि वो जगह आपको पता नहीं है तो की बात बोल रहा हूं, वो आपका ही कॉलेज, आपको सब कुछ पता है तो बात अलग है, नहीं पता तो एक दिन पहले जाके देख लो ना। नहीं तो पहले दिन ही आप आधे घंटे लेट पहुंचे एग्जाम हॉल में, क्या होगा समझ सकते क्या आप घर पे कितनी भी तैयारी कर लो, वहां क्या हुआ आपका, आधे घंटे लेट पहुंच गए तो ये सर्वे थोड़ा सा करके समझ लो उस जगह को, टाइमिंग डिस्टेंस समझ लो, टाइम कितना लगता है, ट्रैफिक कितनी है उस जगह पर, एक दिन पहले करो वो, यदि वो नया है तो। प्रिपेयर अ चेकलिस्ट ऑफ व्हाट टू कैरी इन द एग्जाम हॉल, एग्जाम हॉल में क्या क्या ले आना उसकी एक चेकलिस्ट बनाओ, एंड कीप एवरीथिंग एज पर द चेकलिस्ट इन योर बैग। जैसे एडमिट कार्ड एग्जाम का, एक वो राइटिंग पैड आता है ना, एक वो जिसको हार्डबोर्ड बोलते हैं आप, वो राइटिंग पैड रख लेना, काम में आता है। वो जो डेस्क बेंच पे आप बैठने वाले हो वो यदि खराब रहा, हम कॉलेज में वो गड्ढे करते थे उसमें, राइट, वो खराब छोड़ के आए होंगे, प्लेन नहीं रहा तो पेपर लिखते समय गड्ढे पड़ेंगे, तो पैड पे लिख के आपके पास राइटिंग पैड, वो हार्डबोर्ड होना चाहिए। हार्डबोर्ड का और एक फायदा, ऐसा टिका के भी बैठ सकते हैं, ऐसा लेके, जैसे अभी हार्डबोर्ड है तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, नहीं तो ऐसे झुक के ही लिखना पड़ेगा आपको, कमर दुखने लगती है उसमें। तो हार्डबोर्ड, आपका पेन, एक एक्स्ट्रा पेन फॉर फ्रेंड इन नीड, राइट, पेंसिल, इरेजर, ये सब लिस्ट बना लो, एक छोटा स्टेपलर, सप्लीमेंट्स को लगानी पड़ी और अटैच करनी पड़ी तो सब, और स्टेपलर ले आ रहे होंगे तो उसकी पिन, स्टेपलर पिन, क्योंकि वो तो सप्लीमेंट बांधने को धागा देंगे, वो धागे पे उसकी जान मत छोड़ के आना सप्लीमेंट की, वो ट्रैवलिंग में इधर उधर निकल गया, डाइवोर्स हो गया मेन आंसर बुक का और सप्लीमेंट का तो मुश्किल है, स्टेपल मार देना, राइट, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, और एक बार देख लेना, क्योंकि आपके पता चला एग्जाम हॉल में गए, कॉस्टिंग का पेपर है और ध्यान में आया अरे कैलकुलेटर तो वो टेबल पर रख गया, मैं रिवीजन करते समय वहां कर रहा था, मेरे स्टडी टेबल पर ही छूट गया, क्या होगा आपका, समझ सकते हैं आप, राइट। तो कहने का मतलब चेकलिस्ट बनाओ और घर से निकलने के पहले वो चेकलिस्ट से एक बार चेक कर लो, वाटर बैग वगैरह, पानी की बोतल सब चेक करके और फिर निकलो बैग लेके, राइट। तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एडमिट कार्ड भूल गए,
पहले मैं एग्जाम सेंटर पे विजिट किया करता था, ये सब सीन देख चुका हूं मैं दोस्तों। स्टूडेंट भागते भागते अंदर गया, भागते भागते वापस बाहर, क्या हो गया, बोले एडमिट कार्ड भूल गया घर पे, कैलकुलेटर भूल गया घर पे। मैंने देखा हुआ है ये, वापस भाग के जाते हुए। एग्जाम सेंटर में बेस्ट लक देने जाता था पहले स्टूडेंट्स को, तब ये देख चुका हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं। मैं बोला ना मेरे सब एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट्स है, ऐसी किताब में लिखी हुई बातें नहीं बता रहा हूं आपको। एंड डू अ क्विक रिवीजन फ्रॉम योर सेल्फ नोट्स। यदि आपने वो खुद की नोट्स बनाई होंगी ना, तो उसमें से रिवीजन कर पाएंगे आप एक दिन पहले, और डे बिफोर द एग्जाम। और मोस्ट प्रोबेबली यू विल हैव 1 डे गैप बिटवीन ईच पेपर, जो हमारे जमाने में नहीं रहता था। आजकल क्या करते हैं, एक दिन फाइनल, एक दिन इंटर, फिर फाइनल, फिर इंटर। तो फाइनल वालों को भी एक दिन गैप मिलता है पेपर के एक दिन पहले, और इंटरमीडिएट वालों को भी मिलता है। यानी पिछला पेपर कंप्लीट हुआ, उसका बचा हुआ दिन और एक दिन और पूरा। तो वो समरी नोट्स रहेगी तो पूरा रिवाइज हो सकता कम समय में। आप बोलेंगे पूरा ही पढ़ने बैठो अभी, तो कहां से पढ़ेंगे एक दिन में, बोलो मुझे। तो वो समरी नोट्स काम में आएगी आपके वन डे रिवीजन के लिए। और आपसे नहीं हुआ तो मैंने आपको बताया, मेरे यूट्यूब पे भी मैंने क्विक रिवीजन डाल के रखा है हर चैप्टर का, वो देख लेना। ड्यूरिंग द एग्जाम परियम, डू नॉट चेंज योर डेली रूटीन सडनली बिफोर द एग्जाम, द बॉडी वोंट एक्सेप्ट इट। यानी ऑल ऑफ अ सडन आप जो रूटीन में चल रहे हो, एग्जाम के पहले लोग ऑल ऑफ अ सडन रूटीन चेंज कर देते हैं बॉडी का। बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है दोस्तों, वो रीसेट होने में टाइम लगता है। आपने ऑल ऑफ अ सडन रूटीन चेंज कर डाला एग्जाम के एक दिन पहले, तो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी उसको। लाइक ओवरनाइट स्टडी। पहले सीए फाइनल का पेपर सुबह होता था 8 to 11 में, पुरानी बात बोल रहा हूं मैं, और इंटरमीडिएट का उसके बाद में दोपहर को होता था कभी कभी। अब सीए फाइनल का बच्चा 8 to 11 यदि पेपर है और वो रात भर पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि एक ही दिन पहले पढ़ाई तो करना है, पूरी पढ़ाई तो एक दिन पहले ही होने वाली है, और रात भर पढ़ रहा है सुबह 5 बजे तक, वो क्या कंडीशन में एग्जाम हॉल में गया होगा सोचो। आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड है, नींद नहीं है, और आप वो 3 घंटे की जो मेन मैच है वो खेलने ऐसी बॉडी लेके जा रहे हैं, ना तो बॉडी रेडी है ना माइंड रेडी है। क्या रिजल्ट निकलने वाला है दोस्तों, बोलो मुझे। यू शुड हैव गुड रेस्ट, डोंट चेंज द रूटीन ऑल ऑफ अ सडन। जो रूटीन में आप चलते आ रहे हो उस रूटीन को मेंटेन करो, क्योंकि बॉडी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती रूटीन। आपने देखा होगा जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उनको जेट लैग हो जाता है। भाई इंडिया से यूएस गया तो 24 घंटे लगते हैं, और वहां का टाइम जोन अलग अलग है इंडिया और वहां का, तो जेट लैग बोलते हैं ना, उनको नींद ही नहीं आती एक दिन वहां जाने के बाद, तो एक दिन उनको आराम करना पड़ता है बॉडी को नए रूटीन पे लाने के लिए। दैट इज कॉल्ड जेट लैग। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए बहुत कॉमन है ये। इतना देर आप ट्रैवल कर रहे थे, 24 आवर्स ट्रैवल किया आपने, तो एक दिन बॉडी को वापस नए रूटीन पे लाने में लग जाता है। अब एग्जाम हॉल में से एक्सपेरिमेंट मत करते बैठना, एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है। डोंट यूज न्यू शूज, न्यू पेन एटसेट्रा इन द एग्जाम। मैंने कुछ लोगों को देखा एग्जाम के लिए सब नया सेट तैयार है, नए जूते, नए कपड़े, नया पेन, एग्जाम के लिए खास। अरे वो नया पेन, वो वजनदार वाला भारी वाला पेन है, रोज लिखते प्लास्टिक के पेन से 5-10 रुपए वाले से हल्का हल्का, और एग्जाम के लिए खास संभाल के रखा है नया पेन, और वो वजनदार है। पता है क्या होगा, आपकी राइटिंग स्पीड इमीडिएटली कम हो जाएगी, आपका हाथ दुखने लगेगा, क्योंकि रोज उस पेन से लिखते नहीं। नए जूते काटते दोस्तों, तो क्यों नया ट्राई कर रहे उधर। ये साइकोलॉजी होंगी तो छोड़ देना इमोशन विमोशन, एग्जाम के लिए सब नया। जो आप कंफर्टेबल हो वो कपड़े, जो कंफर्टेबल हो वो शूज, वो पेन, जो आपके डेली इंस्ट्रूमेंट्स है, जो कैलकुलेटर यूज करते रोज, वो जिसपे हाथ बैठा हुआ है। छोटी छोटी बातें बोल रहा हूं दोस्तों। एग्जाम के लिए ले गए नया कैलकुलेटर, उसकी की अरेंजमेंट अलग है। आप रोज कैलकुलेटर का चलाते उसमें इधर प्लस बटन है, नए कैलकुलेटर ले गए एग्जाम हॉल के लिए खास, उधर माइनस बटन है, उधर आपके मार्क्स माइनस हो रहे हैं प्लस की जगह। तो एक्सपेरिमेंट करने की जगह थोड़ी है वो। तो ऐसा कुछ भी नया ट्राई मत करना, रूटीन भी चेंज मत करना। रीच द एग्जाम सेंटर वेल बिफोर टाइम। हम तो बहुत पहले पहुंच जाते थे सबको बेस्ट ऑफ लक देने। सब लोग यही बोलते थे एग्जाम देने नहीं आया, शायद बेस्ट ऑफ लक देने आया है। फिर देखते थे बाद में मैं भी जा रहा हूं एग्जाम हॉल में, तो क्योंकि इसके पास स्टडी मटेरियल नहीं दिख रहा, बुक्स नहीं दिख रही, पढ़ते हुए नहीं दिख रहा, ये बंदा टाइम पास करने आया है, राइट। एंड गो टू द एग्जाम हॉल विदाउट कैरिंग एनी स्टडी मटेरियल विथ यू। अवॉइड लास्ट मिनट स्टडी, ऐसा मेरा कहना है। पसंद आए तो इंप्लीमेंट करना, नहीं तो छोड़ देना है, पहले बोल चुका हूं मैं। लोग तो पूरी पढ़ाई उसी समय करते हैं। अरे आप एग्जाम हॉल में कितने घंटे पहले जाते हैं ऐसे? आधा घंटा ना।
यानी कितने घंटे पहले जाते? आधा घंटा। और इतना सारा लेके जाते, तो ये सब वहां पढ़ने का इरादा है क्या आपका? वहां ले आके साइकोलॉजी सिर्फ समाधान इतना लेके जाते, 5 मिनट पढ़ने को नहीं मिलेगा और सुपरवाइजर बोलेगा रख दे यहां लाके। तो क्या हमाल बन के सिर्फ जाना है लेके जाने का, और हमाल बन के लेके आने का? इसके लिए लेके गए क्या? क्या इंटेंशन से लेके गए इतना सारा वहां पढ़ने के लिए? और फिर वो पिछले 9 महीने में क्या चालू था? झक मार रहे थे क्या? फिर अभी इतना लेके गए पढ़ने के लिए? कुछ तो नमूने ऐसे मिलेंगे, दोस्त को बोलते जरा यार सेंटर पे छोड़ दे एग्जाम हॉल पे, उतना भी टाइम बचेगा ना ट्रैवलिंग का। तो दोस्त को बोलते तू सेंटर पे छोड़ दे, और वो दोस्त उसका चला रहा है गाड़ी 2 व्हीलर, और इसके पीठ पे किताब रख के पढ़ते हुए जा रहा है, पूरे दुनिया को दिखा रहा है देखो मैं सीए कर रहा हूं, हाँ सीए की पढ़ाई कर रहा हूं, पूरे दुनिया को दिखा रहा है मैं कितना सिंसियर हूं। आपको लग रहा है आप दुनिया को दिखा रहे आप कितना सिंसियर हो, दुनिया सोच रही बेवकूफ है साला, पढ़ा नहीं पहले झक मारा था अभी पढ़ रहा है ट्रैवलिंग पे रास्ते में। ऐसे सीन मिलेंगे आपको? एग्जाम हॉल में जाते जाते पढ़ते हुए जा रहे लोग, देख ही नहीं रहे थे। अरे फिर पहले क्या कर रहे थे जब यही पढ़ना था? हैंड्स फ्री आपके जो काम की चीजें हैं, वो पैड, वाटर बॉटल, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर और आपका एडमिट कार्ड, वो छोड़ के सब वहीं छोड़ जाना घर पे, एकदम रिलैक्स। मेन मैच के लिए रिलैक्स, नहीं तो एग्जामिनर बोले तक हाथ में क्वेश्चन पेपर देना, अरे रख इधर और 2 मिनट, 2 मिनट और। ये मेरा अप्रोच है, हाँ पसंद हो तो, नहीं तो जैसा आप करते हैं वैसा करते हैं, और लास्ट मिनट तक और बोलो उसको 2 मिनट और पढ़ लेता, रख ही लेता, यहीं रख लेता है, और वो गाड़ी पे भी पढ़ते हुए जाओ। मैं वो करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। हाँ आगे आपकी मर्जी। बी कॉन्फिडेंट विथ वॉट यू हैव स्टडीड एंड डोंट वरी अबाउट वॉट यू हैव लेफ्ट। अभी एग्जाम के समय वो टाइम नहीं है, करना था तो सभी पढ़ाई कर लेना था, अब छोड़ देना हो तो छोड़ दो, जो किया है उस पर कॉन्फिडेंट रहो। अरे भाई 100% में से 80% स्टडी हुई होंगी, अब वो जो 20% रह गई उसकी चिंता अब नहीं करना है एग्जाम हॉल में घुसते समय, वो 80% जो किया है ना उस पर कॉन्फिडेंट रहो। अरे वो 20% में से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? अच्छा आए तो भी एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है ना, तो छोड़ देंगे ना ऑप्शन में। अच्छा मैं तो आपको बोलने वाला 100 मार्क का पेपर ही सॉल्व नहीं करना है दोस्तों, 80 मार्क का ही पेपर सॉल्व करना है। चलो और आगे बोलो, 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है, उसमें से भी 60 मिलते, वो अच्छे से सॉल्व किया तो काय के लिए टेंशन ले रहे हैं आप? वो नहीं आता ना उसका टेंशन वहां मत पालो, क्योंकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। कीप अ पॉजिटिव अप्रोच एंड अ स्माइलिंग फेस व्हेन यू एंटर द एग्जाम हॉल। ऐसे चेहरे बना के दाढ़ी बड़ी हुई ऐसा, इतना चेहरे पे प्रेशर लिख रहा है कि आजू बाजू के अंकल लोग ही बोल दे रहे तू सीए कर रहा है क्या? बोले हाँ अंकल, आपको कैसे पता चला? तेरे चेहरे से ही पता चल रहा है, तेरे थोड़े पे लिखा हुआ है सर, तू क्या कर रहा है करके। अंकल ने बोला आज क्रिकेट मैच है क्या? बोला हाँ सर, हमारी बैटिंग है, इंस्टीट्यूट की बॉलिंग है। ऐसा लगना चाहिए चेहरे पे। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब वो लास्ट मोमेंट पे जो हो गया उस पर कॉन्फिडेंट रहो दोस्त, राइट? एंड बी इन अ वेरी कूल कंफर्टेबल स्टेट ऑफ माइंड व्हेन यू एंटर द एग्जाम हॉल। डिप्रेस्ड होके टेंस्ड होके जाएंगे ना, जो आता है वो भी भूल जाएंगे, वो लिख नहीं पाएंगे आप, वो बोल रहा हूं मैं। तो जो किया है उस पर कॉन्फिडेंट रहो ना, छूट गया थोड़ा बहुत छोड़ दो। अरे हमने वो मैथ्स का बोल रहा हूँ इंटरमीडिएट का, वो हमारे जमाने में वो ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस था, वो साइन कॉस थीटा। अब हम कॉमर्स के स्टूडेंट, मराठी मीडियम के, जिसमें वो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, वो साइंस वालों का है सब्जेक्ट, वो बहुत कोशिश की, वो कुछ समझा नहीं, वो ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस कुछ नहीं समझा, क्लास भी सब लगा ली, आया नहीं। लास्ट में क्या किया मैंने कहा छोड़ने यार, कितने मार्क्स आने वाला है इसमें से, आके कितने मार्क्स आएंगे, बाकी चैप्टर भी तो है ना, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, इसका क्वेश्चन नहीं करेंगे सॉल्व, बाकी तो करेंगे ना अच्छे से, उसका टेंशन लेके क्यों जा रहे हो भाई? 5 मार्क आएगा, 8 मार्क आएगा, वो नहीं करेंगे, अपन बचा हुआ पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन वो अच्छे से करो ना। पास तो हम भी हुए ना दोस्त, छोड़ दिया, वो पहले कोशिश की लेकिन नहीं जमा, छोड़ दिया, तो वो टेंशन नहीं लेना। टेक अ क्विक लुक, हम हॉल के अंदर है एग्जाम हॉल में, टेक अ क्विक लुक ऑफ द एंटायर क्वेश्चन पेपर। अच्छा एक बात और याद आ गई तो बता दूं, जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आता कुछ लोग का एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, हार्ट बीट बढ़ जाती, उसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। यदि हार्ट बीट ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाए, यू कैन क्लोज द आईज। आई क्लोज करने से दुनिया आपको देख रही कि आप दुनिया को देख रहे, सब चला जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। आई क्लोज करने की और डीप ब्रीदिंग 3 बार करने की, इसको प्राणायाम बोलते हैं हम। टेक अ डीप ब्रीथ, रिलीज इट स्लोली। यदि ऑल ऑफ अ सडन प्रेशर बिल्टअप हुआ तो क्वेश्चन पेपर हाथ में आते से, दोस्तों टाइम टेस्टेड
एक्सरसाइज है ये, डीप ब्रीदिंग, रिलीज इट स्लोली 3 बार करो, प्रेशर रिलैक्स हो जाएगा, फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ना चालू कर दो। ऐसा यदि हुआ तो प्रेशर आया तो आंख बंद कर लेना, दुनिया गई भाड़ में, किसी को टाइम नहीं आपके पास देखने को, सब अपना पेपर देख रहे हैं। प्रेशर आया तो ये डीप ब्रीदिंग करने का ये टाइम टेस्टेड टेक्निक है, आपका प्रेशर हल्का हो जाएगा। एंड देन टेक द क्वेश्चन पेपर, एक क्विक लुक लो क्वेश्चन पेपर पे एंड सिलेक्ट द क्वेश्चन टू बी सॉल्व फर्स्ट। आपको टोटल क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में बांट देना है, फर्स्ट 1 आवर, सेकंड आवर और थर्ड आवर, पूरे क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांट देना है एक क्विक लुक लेके। क्या पहले में घंटे में सॉल्व करूंगा, सेकंड आवर में क्या सॉल्व करूंगा, थर्ड आवर में। पहले में कौन से लेंगे आप, नेचुरली सिंपल क्वेश्चन में अभी आपको एमसीक्यूज भी आ गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जो भी सिंपल क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस जो आपको सिंपल लगते हो वो ये फर्स्ट आवर में। सेकंड आवर में मॉडरेट क्वेश्चंस, थर्ड आवर में डिफिकल्ट या लेंथी क्वेश्चंस। तो मैंने आपको ये कल परसों भी बोला था, छूट भी गया, टाइम कम पड़ा, तो कौन सा क्वेश्चन छूटना चाहिए जो वैसे ही डिफिकल्ट था या बहुत लेंथी था या वैसे भी अपने को नहीं आता, वो छूटना चाहिए। तो एक क्विक लुक लेके पेपर में थोड़ा सा समझ लो कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में सॉल्व करना है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, सब क्वेश्चंस ऑफ मेन क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड एट वन प्लेस। सब क्वेश्चंस ऑफ मेन क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 2 में ए, बी, सी और डी 4 पार्ट है, 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चन, ऐसा समझो। इसमें से आपको ए आ रहा है और सी आ रहा है, तो ये आपने सबसे पहले लिया सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन 2 ए सॉल्व किया, उसके नीचे सी सॉल्व किया, चलता, हाँ, वो उसी सीक्वेंस में होना जरूरी ऐसा नहीं है। और बी और डी आप बाद में सॉल्व करने वाले, अभी नहीं, बी और डी बाद में, तो उसके नीचे अंदाज से जगह छोड़ देना, उसके नीचे अंदाज से जगह छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन 2 के नीचे ही सब क्वेश्चन आने चाहिए। सीक्वेंस कोई भी रही तो चलती है, ABCD रहना जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ए, बी, बाद में आपने डी सॉल्व किया तो भी चलेगा और फिर बी सॉल्व किया तो भी चलेगा, ए और सी के बाद, तो वो बाद में सॉल्व करने वाले, तो उसकी ब्लैंक जगह छोड़ो। अब आपको जाना है क्वेश्चन 5 पे, चले जाओ। क्वेश्चन 5 का आपको बी आ रहा है, वो पहले सॉल्व कर दो, और उसमें ए पार्ट भी है, वो बाद में सॉल्व करने वाले, तो उसकी जगह छोड़ दो। और क्वेश्चन 5 के बाद अब आपको जाना है क्वेश्चन 1 पे, क्वेश्चन 1 पे आ जाओ, कोई भी सीक्वेंस में सॉल्व करो। सब क्वेश्चंस ऑफ मेन क्वेश्चन शुड बी एट वन प्लेस, एनी सीक्वेंस। इज दैट क्लियर? ऐसे पहले सिंपल जो लग रहे थे वो पहले निपटा दो ना दोस्तों। अरे तो यू विल अर्ली रीच टू ब्रेक इवन पॉइंट। अरे आपका कंफर्ट लेवल 1-1.5 घंटे बाद ही आपको लगना चाहिए अरे 40-50 मार्क की तो व्यवस्था हो गई है, श्योर शॉट, क्योंकि आपने वही सॉल्व किया जो आता है आपको। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। पहले 1 या 1.5 घंटे में आप इस कंफर्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, अपने 50 तो निकल गए इसमें पक्का। तो बचे हुए 50, बचा हुआ आधे टाइम में क्या करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एमसीक्यू निपटा दो आधे घंटे में, उसके 25 मार्क हो गए आपके 30 में से। बचे हुए आधे घंटे में और सिंपल वाले ले लो, 5-5 मार्क 10-10 मार्क के, जो आपको जमते होंगे, वो आपको जो सिंपल लगते वो पहले पॉकेट में, बाद में कंफर्ट लेवल आ जाता आपका। और यही उल्टा कर दिया तो पहले सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले ले लिया और 1.5 घंटा लग गया और सॉल्व नहीं हुआ है, वो स्टेट ऑफ माइंड क्या रहेगा? हार्ट फेलियर होना बाकी रहेगा। बाप रे 1.5 घंटा हो गया, ये तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, पूरा पेपर बचा, क्या करूंगा मैं? उसमें सिंपल क्वेश्चन के भी आंसर गलत हो जाएंगे फिर। तो पहले सिंपल क्वेश्चन के मार्क्स पॉकेट करो, फिर आगे जाओ। कैश बीपी 40 मार्क्स, नॉर्मल बीपी 50 मार्क्स, फिर आगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखते बैठेंगे। ये एटीट्यूड हर पेपर के लिए रखना। देन टेक द मॉडरेट क्वेश्चंस एंड लास्टली सॉल्व द डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। जैसे 3 घंटे में पूरे पेपर को एक डिवाइड कर लेना बाय हैविंग अ क्विक लुक, क्या पहले करना, बीच में और कब बाद में, थोड़ा सा अंदाज ले लेना पेपर का। एंड नेवर गिव अप एंड लीव द एग्जाम हॉल बिफोर 3 आवर्स इन एनी केस। 3 घंटे के पहले एग्जाम हॉल छोड़ के किसी भी केस में जाना नहीं। ये क्यों बोला मैंने? कुछ लोग हाफ हार्टेडली जाते, वैसे भी हाफ प्रिपरेशन से जाते, और आधे 1 घंटे में बोलते कम अगेन सीए। तो फिर यहां बैठ के भी क्या करेंगे? तो चलो घर, आपको हॉल छोड़ के जाते हुए लोग मिलेंगे, आपने वो काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। नहीं आया तो भी वहीं बैठना है। आपको लग रहा है कि इसके आगे अब लिखने के लिए कुछ बचा नहीं, तो भी वहीं बैठना है, वो डट के वहीं लड़ाई लड़ना है 3 घंटे की।
अब ऐसा समझ के लड़ो, आप देखो हॉल छोड़ के कोई स्टूडेंट यदि जाता है पेपर छोड़ के तो भी फेल होने वाला है, यानी वो बिना लड़े फेल हुआ। मेरा कहना है 3 घंटे बैठ, जितना आता है उतना लिख, लड़के फेल होना। मेरा क्या कहना है, फेल होना पक्का है ना, टेस्ट सीरीज समझ ले, इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर ले, कर तो ले तेरा टेस्ट, सेल्फ टेस्टिंग तो कर ले। अच्छा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है उसका जितना पार्ट सॉल्व करते आता है कर ले, मैंने बोला ना स्टेप वाइज मार्किंग रहती, तो जितना था उतना करके, लेकिन पूरे 3 घंटे बैठना है, स्टे देयर एंड सॉल्व वॉट एवर यू कैन, पूरे 3 घंटे वहीं बैठना है, गिव अप करके आना नहीं। इसको यदि मैं कंपेयर करूं मिलिट्री से, अपनी मिलिट्री में भर्ती हो गए यानी सीए कोर्स में एडमिशन हो गई, ऐसा पैरेलल है, एग्जांपल को ऐसा लेना, मिलिट्री में भर्ती हो गए यानी सीए कोर्स में एडमिशन हो गई, और मिलिट्री में पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दिया यानी सीए के आप एग्जाम हॉल में चले गए। अब ये मिलिट्री वाला आदमी जवान पाकिस्तान बॉर्डर पे गया है तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वहां से गुलाब के फूल आएंगे। गुलाब के फूल आएंगे क्या पाकिस्तान बॉर्डर से? क्या आएंगे? बुलेट्स। आप सीए एग्जाम हॉल में हो और आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि आपने जो पढ़ा वही आना चाहिए और सब सिंपल ही आना चाहिए, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग रोजेस। सीए एग्जाम है, यू शुड एक्सपेक्ट बुलेट्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, यू शुड बी रेडी फॉर सरप्राइजेस, you should always be mentally prepared for something unexpected in the CA exam, यानी you are ready to face the bullets। अब दोस्तों वो जवान यदि वहां से बुलेट्स आती है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो सीधा खड़ा रहे और यहां बुलेट्स खाए, या भाग के आए और पीठ पे बुलेट खा के मरे। पीठ पे बुलेट खा के भी मरना है और सीने में खा के भी मरना है, बस फर्क इतना है पीठ पे खा के मरेगा तो लोग भगोड़ा बोलेंगे और सीने में खा के मरा तो शहीद बोलेंगे। यही फर्क है दोस्तों, एग्जाम हॉल से उठ के आ गए तो भगोड़ा, और झेल के आए 3 घंटे, लड़के आए और फिर फेल हुए तो शहीद तो कहलाओगे कम से कम। तो शहीद हो के आना दोस्तों, भाग के मत आना एग्जाम हॉल से, इतनी बात ध्यान रखना। बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले दोस्तों इसके, ये बात के स्टूडेंट्स ने बोला है सर हम वो पेपर छोड़ के आने वाले थे, आपकी वजह से वो पेपर अपीयर किया, वो डिफिकल्ट था पेपर, वो डिफिकल्ट पेपर में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते कभी कभी इंस्टीट्यूट के रिकमेंडेशन पे, और वो कॉर्नर पे पास हो गया, 40 मार्क मिल गए और बाकी के पेपर ईजी आए थे। छोड़ के आ गया रहता या अगले पेपर को गया ही नहीं रहता तो वैसे ही फेल था, पास हो गए बच्चे, वो प्रेशर ही हल्का हो जाएगा आपका कि आज ठीक है जितना आता उतना लिखने वाले। अरे 65 मार्क्स का लिखा, लेकिन जो लिखा अच्छा लिखा तो भी 50 मिलते ना दोस्तों, क्या बात कर रहे हैं आप, काय को टेंशन ले रहे हैं आप? इतनी पढ़ाई की आपने, कुछ तो लिखने लायक बने होंगे कि नहीं? और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उसके जितनी स्टेप सॉल्व करते हैं, जितनी वर्किंग करते हैं उतनी करके आओ ना, वो 1-1 मार्क 2-2 मार्क, 1-1 मार्क 2-2 मार्क, 1-1 2-2 रन से भी मैच जीत सकते हैं ना दोस्तों, चौके छक्के लगा के जीतना रहती है मैच, स्कोर बढ़ने से मतलब है, ये ध्यान रखना। भाग के, मेरे स्टूडेंट हो तो एग्जाम हॉल से डर के भाग के मत आना कभी भी, एग्जाम तो पहली चीज है स्टेप, लाइफ में डर के भागेंगे तो किसकी चीज से भागेंगे दोस्तों? खड़े रह के झेलते आना चाहिए, ये फाइटिंग स्पिरिट सीखना पड़ेगा। ये तो एग्जाम में दोस्तों, लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी आपको। प्रॉब्लम से भाग गए तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता कभी भी भागने से, प्रॉब्लम को फेस करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है ना दोस्तों, तो प्रॉब्लम तो भगाते ही रहेगा। तो एग्जाम की बात हो या बाद में रियल लाइफ की बात हो दोस्तों, ये जरूरी है। अवॉइड द पेपर डिस्कशन आफ्टर द एग्जाम इज ओवर, ये मेरा व्यू है। कभी कभी क्या होता है, अपन अच्छे माइंड में रहते, मैंने सब सही किया, किसी दूसरे से पेपर डिस्कस कर लेते, वो ज्यादा इंटेलिजेंट था अपने से, वो अपनी गलतियां बता देता, तो अपना और मोरल लेवल डाउन हो जाता है, और अपन ने तो गलती किया, अपन तो फेल हो जाएंगे। अब दोस्तों पेपर तो निकल गया ना हाथ से, फेल होने होंगे तो होंगे और पास होने होंगे तो होंगे, उसका पोस्टमार्टम क्यों करते बैठे, अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं अगले पेपर का? मेरा क्या कहना है, करना ही है ना डिस्कशन, पूरी एग्जाम हो जाए तो फिर करते बैठो डिस्कशन, वो डिस्कशन में से निकलने वाला कुछ नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी डिमोरलाइजेशन हो सकता है एक आध बार, तो मत करो, मेरा कहना है अवॉइड करो, मेरा कहना अवॉइड करो। मेरे से लोग बोलते थे तेरा क्या आंसर है, मैं बोलता था मैं पास हो जा। मेरे को ये भी बोला है मेरे दोस्त लोगों ने, शायद इसको पेपर पता रहता था बोले पहले से, कि कौन वैसा बोल सकता है, जैसे कोई पेपर डिस्कशन करा, इसका आंसर बता, वो क्या किया तूने, ये क्या किया, अपन करते ना नॉर्मली, मैं बोलता तेरे का करना मैं पास हूं। ऐसा व्यक्ति कोई बोलता क्या कभी? तो ये उन्होंने यही बोला कि इसको पहले से पेपर पता थे। सीए के पेपर कहीं लीक होते क्या दोस्तों? बोलते थे इसको पेपर पहले से पता होगा, जब इतने कॉन्फिडेंस से बोला। मेरे को अवॉइड करना था, डिस्कशन अवॉइड करना था, नहीं तो मैं करने बैठूंगा तो बढ़ जाएंगे सब लोग। बोलता था मैं तो पास हूं, तुम तुम्हारा देखो, टू अवॉइड द डिस्कशन। फिर से बार बार बोल रहा हूं, इसमें से जितने पॉइंट्स अच्छे लगे वो इंप्लीमेंट करो, जो आपको पटे बुद्धि को वो इंप्लीमेंट करो, बाकी छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम।
अब व्हाट टू डू आफ्टर द एग्जाम पे आ गया दोस्तों में, ये भी इंपॉर्टेंट है आफ्टर द एग्जाम. फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स फॉर अ डे और टू रिलीज द प्रेशर ऑफ एग्जाम. एक दो दिन तो हक बनता है, इतना प्रेशर झेला है एग्जाम के पहले से, आराम करो. और पहले पिक्चर नहीं गए होंगे तो अभी चले जाओ, क्रिकेट मैच देखने चल जाओ. 2 दिन तो मस्त आराम करो, एकदम रिलैक्स. लेकिन उसके बाद काम है दोस्तों. 2 दिन के रिलैक्सेशन के बाद उठ के खड़े हो जाओ. मैं कुछ और बोलने वाला हूं, रिजल्ट आने तक के लिए बीच का पीरियड है. एग्जाम हो गई है, 1-2 दिन रिलैक्सेशन हो गया, अब रिजल्ट आने में करीबन 2 to 2.5 मंथ्स का गैप होता है. पता है आपको, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने तक 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स का गैप होता है. उसमें क्या करना है? स्टार्ट स्टडिंग फॉर अनदर ग्रुप. जिसने एक ही ग्रुप दिया हो वो दूसरे ग्रुप की तैयारी चालू करो. तो पहले एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते, किसी ने ग्रुप 1 दिया है, तो ग्रुप 2 का रिवीजन या तैयारी ऐसे करो कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला है ग्रुप 1 का, उस दिन आपकी ग्रुप 2 की एग्जाम है, ऐसी समझ के तैयारी करो. कुछ समझा क्या बोला मैंने? ग्रुप 2 की तैयारी क्या समझ के करो कि जिस दिन ग्रुप 1 का रिजल्ट आएगा उस दिन मेरी एग्जाम है, यानी पूरी तैयारी कंप्लीट कर लो वो वेटिंग पीरियड में. और जिसने ग्रुप 2 दे दिया हो वो किसकी तैयारी करके रख लो? ग्रुप 1 की. इससे फायदा क्या होगा दोस्तों? समझो किसी ने ग्रुप 1 दिया था और मेरे बोलने की वजह से ग्रुप 2 की तैयारी रिजल्ट के डेट तक करके रखी पूरी, एज इफ एग्जाम है, और ग्रुप 1 का रिजल्ट फेल आया. अब ध्यान रहे, ग्रुप 2 की तो तैयारी हो चुकी है. अब रिजल्ट के बाद का जो पीरियड है एग्जाम तक का, उसमें ये ग्रुप 1 की तैयारी भी कर और अगले बार दोनों ग्रुप दे. लोग क्या करते हैं, रिजल्ट वेटिंग पीरियड का टाइम वेस्ट कर देते, पहले बैठे ही रहते आराम से. तो उसमें 2 नुकसान होते, एक तो टाइम चला गया, फिर टाइम कम पड़ता अगली बार स्टडी के लिए, तो जो टाइम था वो तो वेस्ट किया आपने, और दूसरा स्टडी से टच छूट गया आपका. तो आप कोई भी एक गाड़ी है, 2 व्हीलर है, उसको चलाओ मत 6 महीने, क्या होगा देख लेना, रस्ट हो जाएंगी, चालू नहीं होंगी बाद में. तो हमने हमारे ब्रेन को एकदम ही रिलैक्स मोड पे डाल दिया, कुछ नहीं किया, तो आपका स्टडी से टच छूट जाएगा, जो पढ़ा था वो भी भूल जाएंगे. और किसी ने दोनों ग्रुप दिए होंगे तो भी रिमेन इन टच विथ योर स्टडीज टिल द टाइम ऑफ योर रिजल्ट. स्टडी का टच मत छोड़ो. कहने का मतलब, एग्जाम के पहले जो गाड़ी आप 100 की स्पीड से चला रहे थे, स्पीड कम कर दो, 40 की स्पीड पे जाओ, लेकिन स्टडी से टच रखो. यानी एग्जाम के पहले 8, 10, 12 घंटे पढ़ रहे थे, अभी 2 घंटे 4 घंटे पढ़ो, लेकिन स्टडी से टच मत छोड़ो. दोनों ग्रुप दिए होंगे तो भी बोल रहा हूं मैं, रिजल्ट तक. ये वेस्ट होगा क्या आपको लगता है? ये रिवीजन किया हुआ रिजल्ट तक, अरे यहां नहीं तो दोनों ग्रुप पास हो गए आप तो पढ़ा हुआ सीए फाइनल में काम में जाएगा. या दोनों ग्रुप पे ऐसा एक आध ग्रुप फेल हो गए तो आपका स्टडी से टच नहीं छूटा था. वहां से स्पीड बढ़ानी है, सिर्फ गाड़ी आपकी चालू थी, गाड़ी स्टैंड स्टिल नहीं थी, गाड़ी चालू कंडीशन में थी, 40 की स्पीड में थी, रिजल्ट फेल का आया, स्पीड बढ़ा दी, सिर्फ वहीं से टेक ऑफ ले लेना है, क्योंकि अगला टाइम जाना नहीं चाहिए. ये स्टडी से टच छोड़ने में टच भी छूटेगा, भूल भी जाएंगे, और टाइम जो चला जाएगा वो परमानेंट चला जाएगा, टाइम वापस नहीं आता. तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बोलेगा. ये एग्जाम होने के बाद भी 1-2 दिन मजा मौज मस्ती करके स्टडी से टच रखो, बोल रहा हूं. 8-8, 10-10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो आप, दोनों ग्रुप दे दिए होंगे तो, लेकिन टच में रहो, चैप्टर रिवाइज करते रहो, टच मत छोड़ो. रिजल्ट के बाद यदि बैड रिजल्ट आया तो टेक ऑफ कर सकते. एंड ये जो अभी आपको बोला, देन टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन आफ्टर द रिजल्ट. एक ग्रुप दिया होगा और फेल हो गए तो दोनों ग्रुप देना है. या पहले ग्रुप 2 देके आए होंगे तो अभी ग्रुप 1 की तैयारी करके रखी है आपने, तो सिर्फ ग्रुप 1 देना है, या ग्रुप 2 फेल हो गए तो दोनों देना है, जो भी. तो वो जो भी रिजल्ट जो आएगा उसके हिसाब से अगला डिसीजन लेना है, लेकिन अगले अटेम्प्ट में पास होना ही है. यदि एक बार झटका लगा है तो उससे सीख के अगले अटेम्प्ट में पास होना है. नेवर गिव अप एंड बी रेडी टू एक्सेप्ट फेल्यूर ऑल्सो. दोस्तों सीए एग्जाम में फेल्यूर आता है, you should develop that capacity to accept failure also. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10% ही लोग पास होते दोस्तों, 90% फेल होते सीए में. मैंने ऐसा देखा है, कुछ लोग जो लाइफ में कभी स्कूल कॉलेजेस में फेल नहीं हुए, राइट, और पहली बार सीए एग्जाम में फेल हुए. ऐसे बहुत लोग रहते हैं जिन्होंने फेल्यूर पहली बार देखा है सीए एग्जाम में, वो टूट ही जाते हैं. वो ऐसा समझते हैं हम बहुत ही बेकार है, हमसे कुछ भी नहीं होगा लाइफ में, या वो सुसाइड करने की सोच लेते हैं. अरे सब बेकार है भाई. यानी लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे देखे हुए मैंने केसेस, क्योंकि उन्हें लाइफ में कभी फेल्यूर देखा नहीं था, या कॉलेज में या उनके डिवीजन में टॉप रहने वाले लोग थे और सीए ने एक बार झटका दे दिया. तो मेंटली एबिलिटी भी डेवलप करना बहुत जरूरी है ना, एबिलिटी टू एक्सेप्ट फेल्यूर.
इज ऑल्सो वेरी बिग क्वालिटी दोस्तों। होल हार्टेडली फेल्यूर एक्सेप्ट करते आना चाहिए। आपने देखा होगा ना, मोदी जी ने सबको कंसोल किया अपनी टीम वर्ल्ड कप हारने के बाद ओडीआई में, अरे कोई बात नहीं, सब मैचेस जीते थे, आखिरी हार गया, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उनको वो फेल्यूर में से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, डिप्रेशन में चले जाएंगे नहीं तो आपको सेल्फ हीलिंग करना पड़ेगा। एंड रिमेंबर, फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। ऐसा बोला गया, लोगों ने बोला है कि फेल्यूर टीचेस मोर देन सक्सेस इन लाइफ। सक्सेसफुल लोगों से कभी बात करना तो बोलेंगे फेल्यूर टीचेस मोर देन सक्सेस। अरे फेल्यूर से पता चलेगा क्या हुआ था, क्या गड़बड़ हुई थी, वो आदमी डबल जोश से काम करता है फिर। तो ट्रीट फेल्यूर एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, डोंट गिव अप and don't get depressed. Please remember, failure is always temporary. Giving up makes it permanent. Failure is always temporary. अभी फेल्यूर था, अगली बार फिर निकल गए, सक्सेस हो गए। लेकिन छोड़ ही दिया तो सीए कोर्स ही बेकार है या मैं उसके लायक ही नहीं हूं, देन दैट फेल्यूर हैज बिकम परमानेंट बिकॉज यू हैव गिवन अप। छोड़ ही दिया आपने, मेरे से नहीं होता। तो फाइटिंग स्पिरिट रखना बहुत जरूरी है सीए कोर्स में, पेशेंस बहुत लगता है दोस्तों। सो फेल्यूर इज ऑलवेज टेम्पररी, गिविंग अप विल मेक इट परमानेंट, विल मेक हु परमानेंट, फेल्यूर विल बिकम परमानेंट इफ यू गिव अप, सो डोंट गिव अप। और दोस्तों एक हिंदी पोएम जो आपके नोट्स के पीछे लिखी हुई है, ये नोट्स आपके सामने पड़ी ना, इसके पीछे एक पोएम है, हार नहीं होती नाम की कविता है, हिंदी कविता। ये हमारे जमाने में स्कूल के हिंदी की टेक्स्ट बुक में, स्कूल में हिंदी की टेक्स्ट बुक में कविता हुआ करती थी, और वो हमारे उस जमाने के टीचर्स लोगों ने याद करवा के रखी हमसे, तो याद भी है मुझे। ऐसे कहा जाता है कि ये कविता हरिवंश राय बच्चन की है, उस पर डिस्प्यूट है कुछ लोगों का। हरिवंश राय बच्चन कौन? अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन कवि थे, तो लोग कहते हैं कि ये उनकी लिखी हुई है, कुछ लोग बोलते हैं किसी दूसरे की लिखी है, तो अपन तो समझेंगे हरिवंश राय बच्चन की, अपने क्या करना है। लेकिन कविता बहुत काम की है ये कविता। जब आपको यदि फेल्यूर आ जाए किसी कारण से, लाइफ में ना आए लेकिन आ गया ना, तो एक कविता एक बार ध्यान से पढ़ लेना, आपका मोटिवेशन फिर से वापस आ जाएगा। तो कविता आपके सामने रख रहा हूं, पेश कर रहा हूं। शीर्षक की कविता का हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का उत्साह रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, सिंधु में यानी सागर में, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में। दोस्तों ये सीए डिग्री भी आसानी से नहीं मिलती, तो मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सेंटेंस क्या है? क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। वेरिएंस एनालिसिस है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन टॉकिंग अबाउट वेरिएंस एनालिसिस। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। मैंने कुछ बोला था, पीठ में गोलियां खा के नहीं आना है। तो असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Thank you friends and hope to see you in CA final very soon. Wish you all the best.